हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। अभी ये जो टॉपिक है इसमें एग्जाम में पूछे जाने वाली एक या दो ही चीजें हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए काफी कुछ है, पर बहुत ईजी है। आप इसको अगर खुद से भी रीड करोगे तो भी आपको समझ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में जब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे तब ऑलरेडी ये सारी चीजें एज इट इज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके दी गई है, आपको बस एक बार रिवाइज करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कुछ चीजें इसमें न्यू हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बाकी जो चीजें रिपीट हुई है वो सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, प्लांट के अंदर कौन सा मिनरल है कैसे पता चलता है? आप जब उस प्लांट को जलाते हो, उसके लीव्स को जलाते हो, तो उसका जो ऐश होता है, उसकी जो राख होती है, उसके सैंपल को स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि इस प्लांट में कौन से मिनरल्स थे। प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपने सराउंडिंग से, और यही प्लांट्स उस मिनरल को यूज करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो उन्होंने सॉइल से ऑब्टेन की है। करेक्ट। मिनरल्स कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सॉलिड इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जो अर्थ के क्रस्ट से ऑब्टेन की गई है। मतलब ये जो सॉलिड मिनरल्स हैं ये वाटर के साथ डिसॉल्व होके सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट्स के अंदर एंटर करती है। जब आप प्लांट के ऐश का एनालिसिस करते हो, ऐश मतलब राख, ये सेम चीज चैप्टर नंबर 6 में भी थी, तो उससे अपने को क्लियरली पता चल जाता है कि प्लांट ने कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया है अपने सराउंडिंग से, मतलब सॉइल, एयर और वाटर से। ऑलमोस्ट 36 टू 40 ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में है, जिसका यूज प्लांट्स को होता है। ठीक है, एंड दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन आयोनिक फॉर्म। ये जो मिनरल्स हैं ये कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? डिसॉल्व्ड आयोनिक फॉर्म में, जैसे कि फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट एक्सेट्रा, थ्रू रूट्स, क्योंकि रूट के थ्रू ही आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है और आपका मिनरल एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, मिनरल का सोर्सेस किधर किधर से आता है? प्लांट्स को जो भी नेसेसरी मिनरल चाहिए वो अपने एटमॉस्फेयर, सॉइल या वाटर से लेता है। जैसे कार्बन कहाँ से मिलता है प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? वाटर से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर और वाटर से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों एक्चुअल में मिनरल नहीं है, मतलब ये सिंगल फॉर्म में कभी भी प्लांट में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। मतलब ऐसे कार्बन सिंगल जाएगा क्या प्लांट में? नहीं, कार्बन हमेशा CO2 के फॉर्म में जाता है। हाइड्रोजन सिंगल सिंगल जाता है क्या प्लांट में? नहीं, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में जाता है। नाइट्रोजन सॉइल से मिलता है हमारे प्लांट को। प्लांट को जो भी नाइट्रोजन चाहिए वो मिनरल, नॉन मिनरल दोनों फॉर्म में ले सकता है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में 70% से भी ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, मिनरल्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल मिनरल्स मतलब क्या होता है? जो इनडिस्पेंसिबल है, मतलब इररिप्लेसेबल, इसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब अगर ये मिनरल नहीं रहेगा तो प्लांट कंप्लीट ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, ये एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के स्ट्रक्चर और प्लांट के फंक्शन में। और अगर ये मिनरल्स एब्सेंट रहेंगे तो उसके वजह से हमको प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी हमारे प्लांट्स को। और जो नॉन असेंशियल एलिमेंट्स है, अभी नाम से ही पता चल रहा है, इट इज नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी डेफिशिएंसी सिम्टम, मतलब अगर ये मिनरल कम भी रहेंगे तो भी इससे प्लांट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज यूजलेस नाउ, मतलब अब इट इज आउटडेटेड। अब इस क्लासिफिकेशन को कोई नहीं पूछता है, पहले ऐसे क्लासिफिकेशन होता था, अब ये नहीं पूछते हैं। ठीक है, based on the quantity requirement minerals are classified as micro elements and macro elements। तो अब हम असेंशियल और नॉन असेंशियल का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते, अब हम माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स मतलब जिसकी कम क्वांटिटी चाहिए पर चाहिए, मैक्रो एलिमेंट्स जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए पर चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको सीईटी में आते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था हमने। माइक्रो एलिमेंट्स का फंक्शन एंजाइम को एक्टिवेट करने में होता है, जैसे जिंक अपने ब्लड आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऐसे अलग अलग कोफैक्टर्स के जैसे काम करते हैं, दे आर एंजाइम एक्टिवेटर्स। क्या है? दे आर एंजाइम एक्टिवेटर्स। मैक्रो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, क्योंकि इसका मेन काम फूड बनाने में होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है, नाइट्रोजन, अमीनो एसिड्स, किधर गया,
नाइट्रोजन, अमीनो एसिड्स, पोटेशियम, सल्फर एटसेट्रा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दीज आर नॉट यूज्ड एज मेजर, मतलब दीज आर नॉन मिनरल मेजर एलिमेंट्स। ये मिनरल्स नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं, पर ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में यूज होते हैं। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड नाउ। तो अब ये क्लासिफिकेशन भी यूज नहीं होता है। तो होता कौन सा क्लासिफिकेशन यूज है? देखो कौन सा एलिमेंट असेंशियल है और कौन सा एलिमेंट असेंशियल नहीं है, ये किसने बताया था हमको? आर्नन एंड स्टाउट ने। जो एलिमेंट कंपलसरी है प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, उस एलिमेंट का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए, वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, और वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के न्यूट्रिशन में। अगर ये तीन फंक्शंस फॉलो हो गए तो उस एलिमेंट को हम असेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस एलिमेंट को हम नॉन असेंशियल एलिमेंट बोल देते हैं। Nowadays minerals are classified on the basis of their functions। ना हम मिनरल्स को उसके क्वांटिटी पे क्लासिफाई करते हैं, ना हम मिनरल्स को उसके ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, हम उसको उसके फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। लेबिग ने हमको ये बताया था कि असेंशियलिटी ऑफ मिनरल, लेबिग showed the essentiality of mineral nutrients and put forth the law of minimum। लेबिग ने एक नया लॉ दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम। मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the yield of crop plant is determined by the amount of essential element that is present in minimum quantity। मतलब समझो कि आपका दो फील्ड है, दिस इज फील्ड नंबर ए, दिस इज फील्ड नंबर बी। इसमें अगर मैंने कोई एक्स मिनरल 10 ग्राम्स डाला और मुझे प्रोडक्शन मिला 1 kg का, 1 kg क्रॉप मिला, दिस इज माय प्रोडक्शन। इसमें मैंने कोई मिनरल 20 ग्राम्स डाला और मुझे सेम प्रोडक्शन मिल रहा है 1 kg, ठीक है? नहीं, इसमें वाई वाला मिनरल डाला मैंने, वाई मिनरल 20 ग्राम डाला, सेम क्रॉप ग्रो कर रही हूं मैं। इसमें भी मैंने समझो पालक ग्रो किया है, स्पिनच, और इसमें भी मैंने स्पिनच ग्रो किया है। मेरे पास एक्स मिनरल था, उसको मैंने 10 ग्राम्स डाला तो मुझे 1 किलो पालक मिले। यहाँ पे मैंने वाई वाला मिनरल 20 ग्राम्स डाला तो मुझे 1 किलो पालक मिले। तो कौन सा मिनरल सबसे कम क्वांटिटी में ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है? एक्स मिनरल। तो मैं एक्स मिनरल को यूज करूंगी। कम क्वांटिटी में ज्यादा प्रोडक्शन, इधर डबल क्वांटिटी हो गई। प्रोडक्शन सेम मिल रहा है बट मिनरल का क्वांटिटी डबल हो गया, तो मैं ये मिनरल यूज नहीं करूंगी, मैं ये मिनरल यूज करूंगी क्योंकि ये मिनिमम क्वांटिटी में ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है? सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी इन प्लांट्स। अगर मिनरल्स कम हो गए तो उसके वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है और कैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? मतलब जब भी आपको प्लांट के नॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव दिखाई दे तो उसको हम हंगर साइन या डेफिशिएंसी सिम्टम बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कितना प्रेजेंट है। अगर कॉन्सेंट्रेशन जितना चाहिए उससे कम है तो फिर ऑब्वियसली आपके प्लांट में कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, अगर आप 3 लीटर से कम पियोगे, 3-4 लीटर से, तो आपको चक्कर आएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। इससे कम मिनरल अगर मिला तो प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, इट विल बी रिटार्डेड, स्लो हो जाएगी। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी एलिमेंट अगर प्लांट में कम है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, तो उस एलिमेंट को हम डेफिशिएंट एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमको प्लांट में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल म्हणजे स्ट्रक्चरल चेंजेस, एंड दिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन द प्लांट्स। मतलब कौन सा एलिमेंट प्लांट के कौन से पार्ट तक पहुंच सकता है, वो भी जरूरी है ना। आपने प्लांट को मिनरल दे दिया पर वो मिनरल अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो उसकी वजह से प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स तक वो खाना नहीं पहुंचेगा, वो मिनरल नहीं पहुंचेगा। और इसके वजह से सबसे पहले डेफिशिएंसी हमको यंग टिश्यूज में देखने को मिलती है, जहां पे मिनरल का रिक्वायरमेंट ज्यादा था। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड कैल्शियम। व्हेन द एलिमेंट्स आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड, अगर समझो एलिमेंट्स इजीली ट्रैवल कर रहे हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में हमको प्लांट्स वो डेवलपिंग टिश्यू तक अगर पहुंच गए तो ऐसे में हमको डेफिशिएंसी सिम्टम किधर देखने को मिलेगा? ओल्डर टिश्यू में। मतलब जो पार्ट प्लांट का बुढ़ा हो गया है, जैसे कोई लीफ या फ्रूट पक गया है, तो उधर पे अब मिनरल्स कम देखने को मिलेंगे और वो टूट के नीचे गिर जाएगा क्योंकि उसकी एज पूरी हो गई है, सेनेसेंट एज। ठीक है? फिर से बोलती हूँ, जो मिनरल्स जल्दी ट्रैवल करते हैं, जल्दी मोटाइल होते हैं, वो मिनरल्स
वो मिनरल्स इजीली यंग टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि यंग टिश्यू को जल्दी जल्दी बढ़ना है। अगर यंग टिश्यू के पास पूरा मिनरल पहुंच गया तो जो ओल्ड टिश्यू है उनको मिनरल्स की कमी हो जाती है। जो मिनरल्स जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं होते तो वो नीचे ही रह जाते हैं, वो ओल्ड टिश्यू के पास रह जाते हैं और यंग टिश्यू के पास पहुंच ही नहीं पाते, तो उनका सिम्टम्स यंग टिश्यू में दिखाई देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन से हैं? अगर मिनरल्स की कमी हो गई तो कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? सबसे पहले स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब क्या होता है? प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है। तो कौन से मिनरल्स की वजह से प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है? नाइट्रोजन की वजह से। ये देखो, स्टंटेड ग्रोथ नाइट्रोजन की वजह से छोटी रह जाती है, तो इधर लिख लो नाइट्रोजन। देन और किसकी वजह से छोटी रह जाती है हाइट? कैल्शियम की वजह से, तो इधर पे लिख लो कैल्शियम। और Ca2+ लिखो। और किसकी वजह से हाइट छोटी रह जाती है? स्लाइट रिटार्डेशन इन ग्रोथ बिकॉज ऑफ मोलिब्डेनम, MO। और किसकी वजह से छोटी रह जाती है हाइट? पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्लोरीन के वजह से। और हाँ, तो इन एलिमेंट्स की वजह से प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है? इट इज द लॉस और नॉन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल रिजल्टिंग इन द येलोइंग ऑफ लीव्स। आपका लीफ ऐसे बीच बीच में से अचानक येलो स्पॉट्स दिखाने लग जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। दिस सिम्टम इज नोन एज क्लोरोसिस। तो कौन से मिनरल्स की वजह से क्लोरोसिस प्रॉब्लम होता है? ये देखो, नाइट्रोजन की वजह से होता है क्लोरोसिस। नाइट्रोजन 1 2 3 4। मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैंगनीज, मैग्नीशियम सल्फर आयरन मैंगनीज, मैग्नीशियम सल्फर Fe2+, मैंगनीज Mn2+। ये सारे मिनरल्स के वजह से क्लोरोसिस। आपको ना एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से मिनरल की वजह से स्टंटिंग हो रहा है, कौन से मिनरल की वजह से क्लोरोसिस हो रहा है, तो ये पूरा टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मिनरल का नाम याद करो और उसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स याद करो, इतना पूरा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ोगे तो इट विल नॉट बी वेस्ट, पढ़ोगे तो ऑब्वियसली और ज्यादा आंसर लिखने में हेल्प होगी, लेकिन अगर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो तो लास्ट मिनट रिवीजन में यही चीजें हेल्प करती है, ठीक है। और किधर हो रहा है क्लोरोसिस? बस। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब आपका प्लांट का टिश्यू बीच बीच में से डेड हो जाता है। इट इज द लोकलाइज्ड डेथ ऑफ द टिश्यू। ये देखो, ऐसे बीच में से आधा पत्ता मर गया, आधा पत्ता जिंदा है, आधा पत्ता मर गया, तो दिस इज द लोकलाइज्ड टिश्यू, मतलब कुछ स्पॉट्स अपने लीफ के मर जाते हैं। तो ये किसके वजह से होता है? प्रीमेच्योर डेथ, पोटेशियम की वजह से बोल सकते हैं हम, पोटेशियम। और हाँ, तो पोटेशियम की वजह से होता है, ऐसे बोल सकते हैं। और क्या है? मॉटलिंग, अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन द लीव्स। आपके लीफ पे ऐसे अलग ही कलर के पैचेस आने लग जाते हैं, नॉन ग्रीन पैचेस। तो येलो एजेस, ये तो क्लोरोसिस हो गया। लीव्स डल ग्रीन, ये फॉस्फोरस, इसके वजह से मॉटलिंग हो रहा है, फॉस्फोरस की वजह से, पोटेशियम फॉस्फोरस। हाँ, ग्रे स्पॉट्स, मैंगनीज, एक मिनट ये इधर आएगा ना, फॉस्फोरस मैंगनीज। और किधर है ग्रे स्पॉट्स? ये तो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में क्या आता है? एब्सिशन। एब्सिशन मतलब टाइम से पहले ही आपके लीव्स झाड़ से नीचे गिर जाएंगे, प्री मेच्योर फॉल ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। तो टाइम पूरा होने से पहले ही आपके लीव्स प्लांट से नीचे गिर गए। एब्सिशन किसके वजह से होता है? पुअर ग्रोथ, फॉस्फोरस बोल सकते हो, या प्री मेच्योर डेथ, पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। हाँ, ब्राउन हार्ट डिजीज मतलब क्या होता है? ये रिक्वायर्ड फॉर अपटेक ऑफ कैल्शियम, पोलन जर्मिनेशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। ब्राउन हार्ट डिजीज में क्या होता है? आपका जो फ्रूट है ना वो अंदर से ब्राउन कलर का होने लग जाता है। जैसे अगर आपने कभी चीकू खाया है तो चीकू के सीड के बाजू में, समझो ये चीकू है, इधर पे बीच में उसका सीड है, इधर सीड के बाजू में ना डार्क ब्राउन कलर का, रेड कलर का स्पॉट हो जाता है, दैट इज ब्राउन हार्ट डिजीज। यानी उसमें बोरॉन की मिनरल डेफिशिएंसी है, क्योंकि
बोरिक एसिड डालते हैं खेत में इंसेक्टिसाइड के लिए, तो अगर उसकी कमी हो जाएगी बोरॉन की, तो हमको अपने फ्रूट्स में ब्राउन हार्ट डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है, रस्ट जैसा कलर फॉर्म हो जाता है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट डेफिशिएंसी सिम्टम जो मैंने आपको इस टेबल से कंपेयर करके बताया है। आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मिनरल कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है और उसका फंक्शन क्या है और उसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। डाई बैक ऑफ शूट मतलब क्या होता है, कॉपर की वजह से या एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते जिसकी वजह से स्टेम की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है। अभी ये डू यू नो बॉक्स एक्चुअली सेल्फ स्टडी रहता है, एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं अपने सेल में, ये सारे के सारे मिनरल्स जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सेल वॉल बनाने में हेल्प करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सेल कितना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है। कैटालिटिक फंक्शन मतलब कौन से मिनरल्स एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। परमिएबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब आपके कौन से कैटायंस और कौन से एनायंस एक्सचेंज हो सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, कौन से कैटायंस और कौन से एनायंस एक्सचेंज हो सकते हैं। सो पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस कैन एक्सचेंज देमसेल्व्स। एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, phosphorus is used in ATP and magnesium is used in chlorophyll. This is very important. ATP बनाना है तो phosphorus एलिमेंट चाहिए और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, तो ही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एटमॉस्फेरिक CO2 इज द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन जो आपके प्लांट्स के लिए अवेलेबल है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड एज अ सोर्स ऑफ मिनरल। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिना CO2 के आपके प्लांट को कार्बन नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या होता है कि किसी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी प्लांट में एब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि कंपटीशन रहता है। देखो, मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन विच रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10% इज कॉल्ड एज टॉक्सिक। मतलब किसी एक मिनरल के वजह से अगर अपना प्रोडक्टिविटी 10% कम हो गया तो इसका मतलब कि वो मिनरल अपने प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, या कोई दूसरा मिनरल आया और उसके वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, इट मींस दैट अदर मिनरल इज टॉक्सिक टू अवर प्लांट। टॉक्सिसिटी ऑफ वन एलिमेंट मे इनहिबिट द अपटेक ऑफ अदर। फॉर एग्जांपल, मैंगनीज किसकी जगह लेता है, आयरन और मैग्नीशियम की, बट उसके चक्कर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। मतलब मैंगनीज ने इसकी जगह ले ली पर अब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो प्लांट में मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के वजह से ये तीनों आयरन की कमी दिखाई देगी, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स की कमी दिखाई देगी। एक गलत एलिमेंट कितना सारा प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब किसी गलत माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से, जैसे कोई गलत दवा खाते हैं तो साइड इफेक्ट हो जाता है, वैसे गलत माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से अपने प्लांट में हमको अलग अलग डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, ये मिनरल्स किधर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन के आगे पीछे हो सकते हैं। बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में यूज होते हैं और ATP यूज करते हैं, इसीलिए इसको एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। बट मिनरल एब्जॉर्प्शन पैसिव भी हो सकता है। सो मिनरल आयन एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर जस्ट एक्ट्स एज द सोर्स, वाटर सिर्फ एक मीडियम है, पर बिना वाटर के भी आपके मिनरल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2, H2O बिना मतलब CO2 बिना वाटर के एब्जॉर्ब होता है जब स्टोमाटा ओपन होता है। सो वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये चैप्टर नंबर 6 में भी सेम टॉपिक था, हमने पढ़ा था, ठीक है। मिनरल एब्जॉर्प्शन के जो दो तरीके होते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन, देखते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन म्हणजे काय असतं, विदाउट ATP। ये देखो, बिना ATP के अपने पास स्पेशल प्रोटीन चैनल्स होती है जो कुछ कुछ मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मिनरल्स कहाँ से होगा, ऑब्वियसली रूट से होगा। मॉलिक्यूल्स और आयंस दे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा मिनरल है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन के इधर इनका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। मूवमेंट ऑफ मिनरल इनटू रूट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज विदाउट ATP। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। देखो इधर पे कोई ATP यूज नहीं हो रही है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। पैसिव एब्जॉर्प्शन कैन ऑल्सो टेक प्लेस बाय डायरेक्ट आयन एक्सचेंज, और उस मेथड को बोलते हैं डोनर इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये डोनर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। व्हाट इज डोनर इक्विलिब्रियम,
आपके सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल टनल प्रोटीन्स होती हैं जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में दोनों जगह चार्जेस इक्वली बैलेंस करके रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली बैलेंस्ड करके रखते हैं। तो ये स्पेशल प्रोटीन्स के बारे में हमको डोनन ने बताया था, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनन इक्विलिब्रियम। It is based on assumption that there are certain negatively charged ions after their entry into the cell, they become fixed on the inner side of the cell membrane and they cannot diffuse outside throughout the membrane. मतलब कुछ नेगेटिव आयंस एक बार अगर सेल के अंदर आ गए तो वो एक ही जगह पे फिक्स हो जाते हैं, फिर ये इधर से हटते नहीं हैं। So therefore additional cations are required to balance. तो अब अपने को ये नेगेटिव आयंस बैलेंस करने के लिए स्पेशल पॉजिटिव आयंस चाहिए। Obviously, concentration of cation becomes more due to accumulation, and this kind of absorption from cell exterior against an ore concentration gradient in order to neutralize the effect is called as donor. मतलब देखो ऑलरेडी इधर नेगेटिव आयंस है, बहुत गर्दी है, पर मुझे ये नेगेटिविटी बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयंस चाहिए, तो मैं और पॉजिटिव आयंस को अंदर ले रही हूँ। मेरे पास इधर प्रोटीन नेगेटिव है, आयंस भी नेगेटिव है, ऑलरेडी गर्दी इतनी ज्यादा है, फिर भी मुझे आयन बैलेंस करना है, तो मैं पॉजिटिव आयंस अंदर खींचूंगी। तो जब आप आयन बैलेंस करते हो विदाउट यूजिंग एटीपी, उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डोनन इक्विलिब्रियम। आई रिपीट, व्हेन यू ट्राई टू बैलेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन वन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एटीपी, दैट इज नोन एज डोनन इक्विलिब्रियम। इसको जितना ज्यादा खींचोगे उतना कंफ्यूजन होगा, जितना सिंपल रखोगे उतना इजीली याद होगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें एटीपी यूज होती है। अपटेक ऑफ मिनरल आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सच मूवमेंट रिक्वायर्स एटीपी। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन एंड इट इज सप्लाइड थ्रू एटीपी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में अपने को खींच के मिनरल्स ऊपर लाना पड़ता है, तो उसके लिए हम एटीपी जब यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देखो जब अपने रूट्स के पास ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, व्हेन देयर इज लेस ऑक्सीजन, तो सडनली उनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ड्रॉप हो जाता है और मिनरल आयंस जो जमा हुए रहते हैं रूट में, वो जाइलम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया तो मिनरल्स को ऊपर धक्का देना पड़ता है, और धक्का देने के लिए वी नीड एटीपी। तो ये जो जाइलम अपने रूट्स में है उसको वाटर के साथ ऊपर खींचना है, और ऊपर खींचने के लिए हमको एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो मिनरल्स अपने जाइलम में है, ये जाइलम से ऊपर ऊपर जाएंगे अपने रास्ते में और ये एब्जॉर्ब होते जाएंगे। असिमिलेट मतलब दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड एंड देन दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर पार्ट्स थ्रू फ्लोएम। तो ये मिनरल्स अगर अटक गए ऑक्सीजन के वजह से, तो इसको ऊपर खींचने के लिए एटीपी यूज होता है। ऐसे एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये देखो सेम चीज बताई गई है। यस, कैरियर हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, ये होगलैंड और डेविस ने बताया था कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो आपके आयंस को बैलेंस करने के लिए यूज होती है। सो ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। दे पंप एक्टिवली म्हणजे एटीपी यूज करते हैं। दे पंप आयंस इनटू द साइटोप्लाज्म एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स। अकॉर्डिंग टू बेनेट एंड क्लार्क, प्रोटीन कॉन्जुगेटेड विथ लेसिथिन एक्ट एज कैरियर। तो ये आपका एग्जांपल है लेसिथिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में रहती है और ये आपके आयंस को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है, तो ये डोनर इक्विलिब्रियम कंप्लीट करने में हेल्प करती है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस, ओके। सो नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। देखो इसका 50% पार्ट हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में कर चुके थे। इसमें से नया हमने क्या किया, सिर्फ डोनर इक्विलिब्रियम। ये आपके बोर्ड्स में पूछा जा सकता है या सीईटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला पार्ट सीईटी में पूछा जा सकता है, कैरियर प्रोटीन का एग्जाम्पल। ओके, टॉक्सिसिटी का डेफिनेशन आपको बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। इसमें से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये डिजीजेस पूछे जा सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। बस इसके अलावा बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में से। ठीक है, ये बाकी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक बार रीड करके जाना। ओके, सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एग्जाम्स के लिए कुछ ही दिन बचे हैं,
वन शॉट लेक्चर जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं 26 जनवरी से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि किसी का भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आई विल सी यू वेरी सून। Download our app from Play Store so that you get all the benefits of free material and आप किसी भी तरीके से पीछे ना रह जाओ, ठीक है? So all the best, thank you, see you soon, take care.